नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे कि प्रपीड़न, कपट और असम्यक असर और दुर्व्यपदेशन, अगर इन सब के माध्यम से संविदा के अंतर्गत किसी पक्षकार की सहमति अभी प्राप्त की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में इनका प्रभाव क्या होता है, अर्थात ऐसी दूषित सहमति का संविदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि आप सभी विदित हैं कि शून्य करणीय संविदाएं जो होती हैं तब तक वैध मानी जाती हैं जब तक कि उस पक्षकार के द्वारा जिसके पास उसका विकल्प उपलब्ध है शून्य ना करा दी जाए, अर्थात विखंडित ना करा दी जाए, या चाहे तो वो उसे पालन करने का आदेश भी दे सकता है। अब इसके बाद हम आज की चर्चा में मुख्यतः धारा 19 और 19A के संबंध में बात करेंगे। कुछ ऐसी भी संविधाएं होती हैं जो पक्षकार के पास विकल्प तो उपलब्ध रहता है उसे शून्य कराने का, परंतु उस विकल्प का फिर भी वह उपयोग नहीं कर सकता है, उसे ऐसी संविधा का पालन करना ही होगा या कराना ही होगा। ऐसी भी कुछ परिस्थितियां होती हैं। तो अगर हम देखें तो सेक्शन 19 बताती है कि जब किसी करार के लिए कोई सहमति प्रपीड़न, कपट या दुर्व्यपदेशन के माध्यम से अभी प्राप्त की जाती है तो वह करार एक ऐसी संविदा का निर्माण करता है कि वह उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होती है जिस पक्षकार के साथ ऐसा कपट, दुर्व्यपदेशन या प्रपीड़न के माध्यम से उसकी सहमति अभी प्राप्त की गई है। तो वह चाहे तो उस संविदा का पालन करे या चाहे तो उस संविदा को शून्य करा ले, ये उसके पास विकल्प उपलब्ध रहता है। अब दूसरी बात अगर हम बात करें तो दूसरा कहता है ये एक अधिकार है, उस पक्षकार के पास उपलब्ध रहता है ये एक अधिकार कि संविदा का अगर कोई पक्षकार जिसके साथ कपट या दुर्व्यपदेशन किया जाता है वह चाहे तो न्यायालय से ये आग्रह भी कर सकता है कि संविदा का पालन कराया जाए और उसे उस स्थिति में रखा जाए जबकि ऐसा कपट या दुर्व्यपदेशन यदि सच होता तो उस स्थिति में होता। तो ये भी एक उसके पास अधिकार होता है कि चाहे तो वो पालन करने के लिए न्यायालय से आग्रह करे। ऐसी परिस्थिति में कपट और दुर्व्यपदेशन जो झूठ बोला गया है अगर वास्तविकता में वो झूठ सच होता या जो दुर्व्यपदेशन जो किया गया है वो सच होता तो उसे क्या परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थिति में उसे रखा जाए। यहाँ पर प्रपीड़न शब्द को हटा दिया गया है। प्रपीड़न शब्द को क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि प्रपीड़न कभी सच हो ही नहीं सकता। अगर प्रपीड़न सच होगा तो वो तो कहीं ना कहीं अपराध ही है एक प्रकार का, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसी आप धमकी दे रहे हो जो निषिद्ध होती है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रपीड़न शब्द को नहीं रखा गया है। अब इसके बाद एक अपवाद की बात करें कि दुर्व्यपदेशन और मौन जो धारा 17 के अंतर्गत, जैसा कि हमने देखा था कि मौन कब किस परिस्थिति में कपट की श्रेणी में आता है, अगर उसके माध्यम से कोई सहमति अभी प्राप्त की गई है तो ऐसा होने पर भी संविदा शून्य करनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब आपके पास ऐसी उसकी सत्यता को जानने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध थे या मामूली तत्परता के माध्यम से आप उसकी सच्चाई जान सकते थे, दुर्व्यपदेशन और मौन जो किया गया था उसकी सच्चाई आप जान सकते थे मौन के माध्यम से जो कपट किया गया था। कहने का मतलब सिर्फ एक लाइन में अगर हम बात करें तो अगर आपको उस कपट या दुर्व्यपदेशन का सत्य को पता लगाने के पास युक्तियुक्त साधन है तो इस परिस्थिति में संविदा शून्य करनी नहीं होगी। स्पष्टीकरण की बात करूं तो स्पष्टीकरण कहता है कि जब कोई संविदा में कपट या दुर्व्यपदेशन किया गया है और दुर्व्यपदेशन के माध्यम से आपकी सहमति प्रभावित नहीं हुई है, आप तो सहमति देते या ना देते, भले ही ऐसा कपट किया गया है या दुर्व्यपदेशन किया गया है, इसके माध्यम से आपकी सहमति कहीं से भी प्रभावित नहीं हुई है, तो ऐसा होने पर भी संविदा शून्य करनी नहीं होगी। तो ये तो थी अब हमारी धारा 19 के संबंध में परिस्थितियां। अब जब संविदा शून्य करनी, जिस पक्षकार के विकल्प पर संविदा शून्य करनी होती है उस पक्षकार के पास अधिकार होता है कि वह चाहे तो संविदा का पालन कराए या उस संविदा को विखंडित करा दे, शून्य करा दे।
पर जो विखंडन का जो अधिकार होता है वो एक सीमित अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि जब इच्छा हो तभी विखंडित करा दे, जब मन करे जब पालन करने के लिए कहे। तो इसकी कुछ 5 परिस्थितियां हैं। अगर वो परिस्थितियां उस मामले में लागू हो जाती हैं तो ऐसी संविदा को शून्य कराने का या जो विखंडित कराने का जो अधिकार होता है वो समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात उस संविदा को शून्य नहीं कराया जाता और न्यायालय द्वारा उस संविदा का पालन कराया जाता है। परिस्थितियां कैसी होती हैं? सबसे पहली परिस्थितियां होती है कि आपको आपके अधिकार का ज्ञान होते हुए कि हमें विखंडन का अधिकार है, इसके पश्चात भी आप उसकी पुष्टि कर देते हैं। क्या संविदा की पुष्टि कर देते हैं कि पालन करना चाहिए। अब कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि एक बार आपने पुष्टि कर दी और पुष्टि करने के पश्चात आप उसे दोबारा ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो विखंडित करनी है। अर्थात एक बार पुष्टि कर दी या विखंडित कर दी, वो है वहीं पर कायम रहेगा, उसे आप बदल नहीं सकते। दूसरी परिस्थिति है कि आपके पास ये अधिकार उपलब्ध है, इस अधिकार का उपयोग आप युक्तियुक्त समय के अंतर्गत नहीं करते। युक्तियुक्त समय क्या होता है, ये मामले की परिस्थिति के अनुसार न्यायालय निर्धारित करता है। अब तीसरी बात करूं तो यदि तीसरा जो है वो ये है कि यदि ऐसे विखंडन से पूर्व संविदा के अंतर्गत, शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत विखंडन से पूर्व किसी तीसरे पक्षकार ने कोई हित अर्जित कर लिया है तो ऐसी संविदा को आप शून्य नहीं करा सकते या विखंडित नहीं करा सकते। तीसरे कहने इसमें एक रहता है कि शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत तीसरा पक्षकार अच्छा हित अर्जित करता है। ये एक बात है कि अगर तीसरे पक्षकार ने उसके विखंडन से पूर्व अच्छा हित अर्जित कर लिया है तो उस संविदा को आप शून्य नहीं करा सकते। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति की सहमति कपट के माध्यम से प्राप्त करके उससे हमने प्रॉपर्टी ले ली। अब उस प्रॉपर्टी को हमने ये सामने वाले की जिसकी सहमति अभी प्राप्त की थी उसे उसका कपट का ज्ञान होने से पूर्व, हमने हमारे द्वारा जो कपट किया गया था उस कपट का उस व्यक्ति को ज्ञान होने से पूर्व हमने बस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। तो जब अन्य व्यक्ति को बेचा उसके पश्चात उस सामने वाले को जिसके साथ हमने कपट करके संपत्ति प्राप्त की है बाद में पता चला, तो अब जो बेच दी गई है जिस व्यक्ति को हमने प्रॉपर्टी, उसे अच्छा हित प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को इसके पश्चात उस संविदा को शून्य नहीं कराया जा सकता। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप धारा 178 ए भी देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि दोनों पक्षकारों को पूर्व की स्थिति में लाना संभव नहीं होता तो इसके पश्चात भी आप संविदा को शून्य नहीं करा सकते। या अंतिम है कि सत्य को जानने के आपके पास साधन उपलब्ध थे, इसके पश्चात भी आपने संविदा की है तो इसके पश्चात ये अगर 5 परिस्थितियां हैं तो आप संविदा को शून्य नहीं करा सकते। अब इसके बाद सेक्शन 19A की बात करूं तो सेक्शन 19A भी लगभग कुछ ऐसी ही बात करती है कि जब करार के लिए सहमति जो है असम्यक असर के द्वारा असम्यक असर के माध्यम से प्राप्त की जाती है तो वह उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होती है जिसके साथ असम्यक असर का उपयोग करके आपने सहमति अभी प्राप्त की है। सेकंड बता देता है कि कोई संविदा जो है या तो एब्सोल्युटली अपस्त की जा सकती है या अगर कोई उसके अधीन कोई फायदा प्राप्त कर लिया है तो निर्बंधों और शर्तों के अधीन जैसा न्यायालय उचित समझे। अर्थात अगर आपने कोई फायदा प्राप्त किया है तो वो आपको वापस करना होगा। अब अगर हम बात करें कि जब संविदा शून्य कर दी जाती है उसके पश्चात जिस धारा का मुख्य रोल रहता है वह रहती है धारा 64। अगर पक्षकारों ने किसी के एक दूसरे से कोई धन प्राप्त किया है तो उस धन की वापसी या रिकवरी के संबंध में धारा 64 आपको अधिकार प्रदान करती है कि शून्यकरणीय संविदाओं के अधीन अगर कोई धन है अगर आपने प्राप्त किया है तो आपको वापस करना होगा। तो ये थी हमारी शून्यकरणीय संविदाओं के संबंध में कैसी क्या परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि प्रपीड़न कपट और असम्यक असर का प्रभाव 19 और 19A के अंतर्गत देखा जाता है और जब संविदा शून्य हो जाती है इसके पश्चात धारा 64 लागू होती है। 64 के अंतर्गत जो परिस्थितियां हैं जिसने जो धन प्राप्त किया है वो आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये इसके प्रभाव के संबंध में बात थी।